हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग जो चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे उसका लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था डेविएशन व जर्मर प्रयोग। तो आज इस टॉपिक को हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो डेविएशन व जर्मर प्रयोग, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि डेविएशन और जर्मर ने प्रयोग किया क्यों था। तो हम कहते हैं डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए या द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति की व्याख्या करने के लिए डेविएशन जर्मर ने यह प्रयोग किया था। तो क्यों किया था? डी ब्रोगली परिकल्पना का सत्यापन करने के लिए या द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति को पूर्णतया व्याख्या करने के लिए डेविएशन जर्मर ने यह प्रयोग करके दिया था। अब कंसेप्ट क्या है? जैसे हम द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति की व्याख्या करना चाहते हैं, तो द्रव्य कण द्वैत प्रकृति का मतलब उनकी तरंगीय प्रकृति भी होती है। तो मुझे किसी न किसी एक ऐसे गुण का उपयोग करना पड़ेगा जो केवल तरंग दर्शाती हो, जैसे विवर्तन। अगर सपोज कीजिए हमने किसी गतिशील द्रव्य कण का विवर्तन करके दिखा दिया, तो इसका मतलब उसके साथ कोई ना कोई तरंग संबद्ध है, तभी विवर्तन हो सकता है। तो कंसेप्ट ये था कि भाई जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है उससे संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि की होती है, और निकल क्रिस्टल क्या करता है? एक्स किरणों का विवर्तन कर देता है। विवर्तन के लिए शर्त ये होती है कि विवर्तक का आकार तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। अब निकल क्रिस्टल एक्स किरणों का विवर्तन कर रहा है, इसका मतलब निकल क्रिस्टल में जो अणुओं के मध्य की दूरी है वो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए, या उसके जालक तलों के मध्य की दूरी है वो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य भी एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि की होती है। तो जब निकल क्रिस्टल एक्स किरणों का विवर्तन कर सकता है तो गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज का भी विवर्तन करना चाहिए। हाँ, कब करना चाहिए? ये उस कंडीशन में करना चाहिए यदि आप ये कह के चलते हैं कि गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है, तो डेफिनेटली उसको भी इसका विवर्तन करना ही चाहिए। अच्छा, अब इसकी व्यवस्था क्या थी प्रयोग की? उन्होंने क्या किया, टंगस्टन का एक फिलामेंट लिया। यह टंगस्टन का फिलामेंट है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप कर रखा है। इसको लो ट्रांसमिशन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, यानी कम वोल्टता वाली बैटरी यहां पर लगा दी। यहां एक बेलनाकार डायफ्राम लगा रखा है। इस बेलनाकार डायफ्राम का संबंध हमने क्या कर दिया? हाई ट्रांसमिशन सप्लाई यानी उच्च वोल्टता वाली बैटरी से कर दिया है। और ये क्या है? आपने देखा कि भाई प्लस को आपने यहां से कनेक्ट कर रखा है, और ये क्या है? विभव विभाजक है। ये क्या है? विभव विभाजक है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? विभव के मान को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये क्या है? निकल क्रिस्टल है। निकल क्रिस्टल पर हम इलेक्ट्रॉन पुंज को आपतित कराते हैं और निकल क्रिस्टल से उसका विवर्तन हो जाता है। ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज ये होता है बेटा संसूचक। ये संसूचक में आता है। संसूचक में एक आयनन कक्ष होता है जिसमें गैस भरी हुई होती है, और इसको एक वृत्तीय पैमाने पर आप इधर उधर इस तरह से घुमा सकते हैं। ये क्या है? वृत्ताकार पैमाना है, और आप इसको क्या कर सकते हैं? वृत्ताकार पैमाने पर इस तरह से घुमा सकते हैं। आगे जाके उसको हमने गैलोमीटर से कनेक्ट कर दिया है, और इस पूरी व्यवस्था को हमने एक निर्वातित कोष्ठ के अंदर बंद कर दिया है। किसके अंदर बंद कर दिया है? एक निर्वातित कोष्ठ के अंदर हमने इस संपूर्ण व्यवस्था को बंद कर दिया। दोबारा देखें, ये टंगस्टन का फिलामेंट है। इस टंगस्टन के फिलामेंट पर हम लोगों ने बेरियम ऑक्साइड का लेप कर रखा है। ये आपका क्या है? बेलनाकार डायफ्राम है जिसको हमने हाई ट्रांसमिशन सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। ये निकल क्रिस्टल है। इसके लिए जो अणुओं की और जालक तलों के मध्य की दूरी है वो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि की होती है। तो उस कंडीशन में ये उसका क्या करता है? विवर्तन करता है। ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज को हमने क्या कर दिया? संसूचक या संग्राहक लगा रहता है जिसमें आयनन कक्ष होता है, इसमें गैस भरी होती है, और इसको हम वृत्तीय पैमाने पर इस तरह से घुमा सकते हैं, और इसका आगे संबंध हम किससे कर देते हैं? गैल्वेनोमीटर से कर देते हैं। और ये क्या होता है? यहाँ पर निर्वातित कोष्ठ के अंदर इसको रख दिया जाता है। अब देखिए,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से विद्युत धारा को प्रवाहित करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फिलामेंट का जो प्रतिरोध होता है, उस फिलामेंट के प्रतिरोध के कारण ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में होती है। ऊष्मा के रूप में होती है तो धीरे 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 फिलामेंट गर्म होने लगता है। गर्म होने लगता है तो तापायनिक उत्सर्जन द्वारा इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अब भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, आप देखिए ये बेलनाकार डायफ्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत संकीर्ण सा छिद्र हमको दिखाई दे रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर गुजरेगा तो एक संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसको आपने क्या कर रखा है, बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर रखा है। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है, माइनस, यहाँ कैसा है प्लस, तो इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से आएगा, तेजी से आएगा तो उसका वेग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा तो कैसा हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, यानी उसका वेग यहाँ पर बढ़ता जाता है। तो हम कहते हैं यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब वो इस बेलनाकार डायफ्राम से होकर गुजरता है जो कि फिलामेंट के सापेक्ष उच्च वेग पर होता है, तो त्वरित संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये जो पूरी व्यवस्था हमको दिखाई दे रही है अब तक की, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। ये त्वरित संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज निकल क्रिस्टल पर जाता है और निकल क्रिस्टल पर ही आपतित होता है। जैसे निकल क्रिस्टल इसका विवर्तन कर देता है, ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज संसूचक के आयनन कक्ष में जाकर गैस का आयनन कर देता है। अब गैस का आयनन कर देता है तो आयन उत्पन्न होते हैं, जिससे क्या होता है, गैलोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि भाई गैलोमीटर का जो विक्षेप है वो आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, और आयनों की संख्या विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या निकला कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर आयनीकरण कर देंगे, और जितने ज़्यादा आयनीकरण कर देंगे उतनी ज़्यादा गैलोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, डेविसन व जर्मर के प्रयोग की व्यवस्था थी, और उन्होंने प्रयोग किस प्रकार से किया, किस प्रकार से अपने रिजल्ट निकालने की ट्राई की, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो डेविसन जर्मर में गैल्वेनोमीटर का क्या उपयोग है और निकल क्रिस्टल का क्या उपयोग है, इलेक्ट्रॉन गन का क्या उपयोग है, ये सारे के सारे मैंने आपको यहाँ स्पष्ट करके स्टेप बाय स्टेप सभी क्लियर करके बता दिए हैं। अब जब हमारा यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो अब थोड़ा हम आगे जाते हैं, देखते हैं कि इसके आधार पर उन्होंने ये कैसे बताया कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक तरंग प्रकृति भी होती है, यानी गतिशील इलेक्ट्रॉन से एक तरंग संबद्ध भी होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि आप आयनन कक्ष को इस तरह से इस वृत्ताकार पैमाने पर इधर उधर ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में क्या होंगे, यहाँ से विवर्तित होंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे विवर्तित होंगे तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ जाके देखा, यहाँ जाके देखा, यहाँ जाके देखा, यहाँ जाके देखा, तो हर जगह जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो अलग अलग होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि आयनन कक्ष में जो आयनन होगा वो भी अलग अलग होगा। अलग अलग होगा तो गैलोमीटर में जो विक्षेप आएगा वो भी कैसा आएगा, अलग अलग विक्षेप ही यहाँ पर आएगा। तो उन्होंने क्या किया, इस पूरे व्यवस्था को देखा, उन्होंने क्या किया कि भाई सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाया धारा प्रवाहित करके तापायनिक उत्सर्जन द्वारा, अलग अलग विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराया, अलग अलग विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन त्वरित हुए और निकल क्रिस्टल पर जाकर आपतित हो गए। निकल क्रिस्टल से उनका विवर्तन हो गया, फिर उसको ऐसे वृत्ताकार पैमाने पे घुमा घुमा के अलग अलग कोण पर उन्होंने यहाँ विद्युत धारा के मान देखे कि भाई कब कहाँ मान आ रहा है, कब कहाँ मान आ रहा है, कब कहाँ मान आ रहा है। इस तरह से गैलोमीटर में विक्षेप देखते गए, वो क्या धारा का मान बढ़ रहा है, क्या धारा का मान घट रहा है। इस तरह से उन्होंने विक्षेप देखे, और विक्षेप देखकर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर कुछ ध्रुवीय वक्र प्राप्त किए। इंग्लिश में उनको हम रेडियल कर्व भी कहते हैं। अब ये रेडियल कर्व क्या चीज़ होती है, उसके आधार पर हमने कैसे बता दिया कि गतिशील इलेक्ट्रॉन से एक द्रव्य तरंग भी संबद्ध होती है, वो समझिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक अभी आप लोग समझ चुके हैं। बहुत सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन निकला, बेलनाकार डायफ्राम जो कि इसके सापेक्ष उच्च वेग पर है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया तो उसका वेग बढ़ता गया, वो त्वरित संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज में परिवर्तित हो गया, निकल क्रिस्टल से विवर्तन हुआ, यहाँ पर गया, गैस का आयनन किया, और आयनों की संख्या किस पर डिपेंड करती है, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता पर निर्भर करती है। गैलोमीटर के विक्षेप के आधार पर हमको है आयनों की संख्या के बारे में आइडिया लग गया। अब हम देखते हैं कि उन्होंने वक्र कैसा प्राप्त किया।
और ये जो रेडियल कर्व होता है ये क्या चीज़ होती है? देखो हम कहते हैं जो रेडियल कर्व होता है, ध्रुवीय वक्र होते हैं, इनमें कार्तीय निर्देशांक पद्धति नहीं होती। कार्तीय निर्देशांक पद्धति का मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, इस तरह से हम अक्षों की बात यहाँ पर नहीं करते हैं। यहाँ हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ क्या होगा देखिए, समझ अब आराम से बहुत अच्छी तरह से आपको ये वक्र समझना है, क्योंकि इसको मैं बिल्कुल क्लियर करके आपको बता रहा हूँ। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हमारे को क्लियर हो चुके हैं सारे के सारे कंसेप्ट, और उसी के बेसिस पर हम लोग इसकी बात यहाँ पर करते हुए चलेंगे। देखो यहाँ क्या होता है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इस तरह से कुछ भी नहीं। हमने यहाँ देखा कि भाई देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया, निकल क्रिस्टल से टकराया और उसका विवर्तन हो गया। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी गया होगा, यहाँ भी गया होगा, यहाँ भी गया होगा, यहाँ भी गया होगा, यहाँ भी गया होगा। अब आपने क्या किया, सर्कुलर स्केल जो वृत्ताकार पैमाना था उस पर इस तरह से आयनन कक्ष को मूव कर करके घुमा घुमा करके अलग अलग कोण पे लेके आए। जैसे आपने 10 डिग्री कोण पर देखा, फिर कोण बढ़ जाएगा, 20 डिग्री का हो गया, फिर 30 का हो जाएगा, फिर 40 का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा, और फाइनली ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अलग अलग कोण पर आपने इस तरह से यहाँ पर देखा। तो आप क्या करेंगे, आप प्रत्येक कोण के लिए एक लाइन ले लेंगे, एक रेडियस ले लेंगे, जैसे त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये आपने ले लिया 10 डिग्री के लिए, ठीक है। फिर आपने कहा कि सर 20 डिग्री वाला भी है, तो ये 20 के लिए ले लिया, ये 30 के लिए ले लिया, ये 40 के लिए ले लिया, ये 50 के लिए ले लिया, ये 60 के लिए ले लिया, ये 70 के लिए ले लिया, ये 80 के लिए लिया। ऐसे आपने 90 तक के, मैक्सिमम 90 तक हो सकता है तो 90 तक के ले लिया। आपने देखा जैसे 10 डिग्री पर रखा तो कोई इलेक्ट्रॉन आए और उनकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, गैस का आयनन हुआ और धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न हुआ, और धारामापी में विक्षेप के आधार पर आपके पास कोई धारा का मान था, और सपोज करो वो धारा का मान था I1। जैसे आपने कहा कि ऐसा इधर बना देता हूँ मैं एक टेबल, इस टेबल से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। जैसे आपने कहा 10 डिग्री पर I1 है, 20 डिग्री पर I2 है, 30 डिग्री पर I3 है, 40 डिग्री पर I4 है, 50 डिग्री पर I5 है, 60 डिग्री पर I6 है, 70 डिग्री पर I7 है, 80 डिग्री पर I8 है, और 90 डिग्री पर I9 है। इस तरह से हमने यहाँ पर रीडिंग्स ले ली। अब आपने देखा देखो I1 का मान ये रहा। आपने देखा जब 10 डिग्री कोण था, ये 10 डिग्री कोण था तो धारा का मान I1 था। फिर आपने देखा जब 20 डिग्री का कोण आया तो धारा का मान I2 हो गया, ठीक है। 30 डिग्री के लिए धारा का मान I3 हो गया, 40 डिग्री के लिए धारा का मान I4 हो गया। देखो सबके लिए मैं एक स्पॉट बनाता जा रहा हूँ। 50 डिग्री के लिए I6 हो गया। इस तरह से आपने देखा तो यह वक्र बनाया, तो ऐसा वक्र आपको कुछ मिला। आप पॉइंट मिलाते गए, आपको वक्र मिल गया। तो ऐसा कुछ वक्र आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ कि विवर्तन जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो विवर्तन में क्या होता है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई जो ध्वनि तरंगे होती हैं, सबसे जो कॉमन विवर्तन है जो आप देखते हो ध्वनि का देखते हो। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो शायद बाहर भी आवाज़ जा रही होगी, तो मेरी जो ध्वनि तरंगे जाएंगी वो सभी दिशाओं में इस तरह से फैलती जाएंगी। गेट से बाहर निकल जाएंगी, खिड़की से बाहर निकल जाएंगी, बाहर निकल के सभी जगह फैल जाएंगी। तो तरंगों का किसी अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़कर सभी तरफ फैल जाना विवर्तन कहलाता है। अब ऐसा विवर्तन ही कर सकता है, जैसे तरंग ही कर सकती है कि मैं बोल रहा हूँ, सपोज करो 10 लोग बैठे हैं तो 10 के 10 को एक साथ सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि तरंग क्या होगी, सब जगह चली जाएगी। लेकिन अगर सपोज किए कि मैं किसी बॉल को मारूं एक के, तो एक के लगेगी, 10 के तो एक साथ नहीं लगेगी ना। क्यों? क्योंकि कण केवल जिस कण से टकराता है उसको ही अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। तो विवर्तन केवल तरंग के द्वारा दिखाया जा सकता है। विवर्तन में जब तीव्रता का वक्र बनाते हैं तो देखो विवर्तन में तीव्रता का वितरण वक्र ऐसा होता है, देखिए अधिकतम फिर कम फिर इस तरह से, ठीक है। ये विवर्तन का तीव्रता वक्र है, इस तरह का वक्र आता है। तो अगर इस तरह का वक्र मुझे मिल गया, ये क्या होता है, इसका केंद्रीय उच्चिष्ट वाली जगह होती है, ये प्रथम निम्निष्ठ होता है। इस तरह से तीव्रता लगातार घटती जाती है। तो अगर ऐसा वक्र आपको कहीं मिल गया तो इसका मतलब यहाँ विवर्तन हो रहा है।
और विवर्तन हो रहा है तो फिर तो ये क्लियर होता है कि भाई निश्चित रूप से यहाँ कोई ना कोई तरंग संबद्ध होनी चाहिए, तभी विवर्तन हो सकता है, अदरवाइज विवर्तन नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, जैसे देखो ये उन्होंने क्या किया, ये कोई 44 वोल्ट पर उन्होंने देखा कि भाई 44 वोल्ट का विभवांतर किया था तो इस तरह का वक्र हमको मिला। उन्होंने फिर ऐसा ही क्या किया कि भाई यहाँ विभवांतर को बदल के 48 वोल्ट कर लिया, 48 वोल्ट पे वक्र बना के देखा, सपोज करो 48 वोल्ट पे वक्र उनका ऐसा है, ठीक है। और उन्होंने वक्र बनाया और वक्र बनाया, जब उन्होंने 54 वोल्ट विभवांतर पे वक्र बनाया तो देखिए कैसा वक्र मिला। जब उन्होंने क्या किया, यहाँ से 54 वोल्ट विभवांतर कर दिया और 54 वोल्ट विभवांतर करने के बाद उन्होंने वक्र बनाया तो वक्र कैसा बना, अच्छी तरह से देखो। देखो 20 के लिए, 30 के लिए, 40 के लिए, 50 के लिए, 60 के लिए, 70 के लिए, 80 के लिए, 90 के लिए। अब जरा मैं देखो वही डॉट बनाता हुआ जाऊंगा जैसे कि मैंने पहले बनाए थे कि भाई धारा का मान I1 के लिए कैसा है, I2 के लिए कैसा है, I3 के लिए कैसा है, सबके लिए मैं डॉट बना के फिर आपको वक्र बना के दिखाऊंगा। इस तरह का वक्र बना। अब आपने अभी अभी देखा था, आपने कहा था ना उसका जो तीव्रता वितरण वक्र था वो इस तरह का आया था, ऐसा ही तो आप लोगों ने देखा था। तो देखो उन्होंने देखा कि जब विभवांतर 54 वोल्ट कर दिया गया तो ये वक्र बिल्कुल वैसा ही बना जैसा कि विवर्तन के लिए तीव्रता वितरण वक्र आता है। जब विवर्तन के लिए तीव्रता वितरण वक्र के समान बना, इसका मतलब यहाँ इसने ये स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर भी क्या होता है, विवर्तन होता है। और यहाँ विवर्तन केवल और केवल और केवल तब हो सकता है जबकि यहाँ कोई तरंग की संबद्धता हो, यानी गतिशील द्रव्य कण यानी जो गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज है उसके साथ क्या संबद्ध होनी चाहिए, तरंग संबद्ध होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसकी द्वैत प्रकृति होनी ही चाहिए। तो यहां पर ये क्या स्पष्ट करता है कि इसकी यहां पर क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति को यहां पर स्पष्ट करके दिखाया गया है। अच्छा ये यहां पर क्लियर हो गया। उन्होंने देखा कि यहां पर ये जो तीव्रता उच्चिष्ट हमको मिलता है, जो मैक्सिमम आपको मिलता है वो 50 डिग्री के कोण पर मिलता है, यानी 54 डिग्री पर जो वक्र है वो कैसा हो गया, आपका विवर्तन की तरह हो गया बिल्कुल। और ये जो अपने को मैक्सिमम यहाँ पर मिला, ये जो अधिकतम मिला, ये अधिकतम कितने डिग्री के कोण पे मिला है, 50 डिग्री कोण पे मिला है। यानी 54 वोल्ट विभवांतर और 50 डिग्री के कोण पर यह हमको तीव्रता उच्चिष्ट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि विभवांतर कितना होता है उस समय 54 वोल्ट होता है और कोण कितने डिग्री का होता है, जब 50 डिग्री का होता है तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर तीव्रता उच्चिष्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा ये विवर्तन का तीव्रता वितरण वक्र था, बिल्कुल ऐसा ही वक्र आपको यहाँ मिल जाता है। कितने वोल्ट विभवांतर पर, 54 वोल्ट विभवांतर पर मिलता है और इस समय कोण कितने डिग्री का होता है, 50 डिग्री का होता है। यानी ये जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है, यानी आपतित कणपुंज और विवर्तित कणपुंज के मध्य, यानी जो इलेक्ट्रॉन का पुंज है, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज और जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है उसके मध्य कोण कितने डिग्री का होता है, 50 डिग्री का। जब आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के मध्य 50 डिग्री का कोण होता है और विभवांतर कितना होता है, 54 वोल्ट, जिससे इसको त्वरित किया जाता है तो उस समय हमको क्या मिल जाता है, तीव्रता उच्चिष्ट प्राप्त हो जाता है। तो आपने जब इन दोनों की तुलना की तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि ये वक्र वैसा ही मिला जैसा विवर्तन के लिए मिला। यानी इसका मतलब जो गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज होता है उससे निश्चित रूप से क्या संबद्ध होती है, तरंग संबद्ध होती है। इसको अभी हम मैथमेटिकल प्रूफ करके भी दिखाएंगे। तो ये आपको डेविसन व जर्मर प्रयोग का एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा और फर्दर आपको क्लियर करके बताता हूं कि आगे उन्होंने क्या किया। अब अगर सपोज करो कि भाई जो डेविसन जर्मर प्रयोग है वो डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करके बता देता है। जब डेविसन जर्मर प्रयोग डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करता है तो डेविसन जर्मर प्रयोग से द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य और डी ब्रोगली परिकल्पना से द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य बराबर आनी चाहिए। बराबर आनी चाहिए तो हम कहते हैं कि भाई जो कंसेप्ट हमने पढ़ा वो ये पढ़ा, कंसेप्ट ये था कि भाई
निकल क्रिस्टल से एक्स किरणों का विवर्तन होता है और जो गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज है उससे संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोटि की होती है। तो यहां से क्या होना चाहिए, जिस तरह से निकल क्रिस्टल एक्स किरणों का विवर्तन करता है वैसे गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज का भी करना चाहिए। हाँ, इस ग्राफ ने हमको ये बता दिया है कि डेफिनेटली यहां उस तरह का ग्राफिकल पैटर्न तो अपने को मिल गया। ग्राफिकल पैटर्न जो अपने को मिल गया तो एक ऐसा अपने को लग रहा है कि भाई यहां डेफिनेटली विवर्तन हुआ है और इससे एक द्रव्य तरंग संबद्ध है। तो जरा उसको हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल वे से निकाल के और देख लेते हैं। तो हम कहते हैं भाई एक्स किरणों के विवर्तन के लिए ब्रैग की समीकरण मान्य होती है, ब्रैग्स इक्वेशन मान्य होती है। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए भी ब्रैग्स इक्वेशन क्या होनी चाहिए, मान्य होनी चाहिए। तो हम जरा ब्रैग समीकरण से बात करते हैं। आप बोलो सर ये ब्रैग समीकरण क्या चीज है भैया? तो ब्रैग समीकरण से हम कहते हैं जो पथांतर 2d sin phi होता है वो n लैम्डा के बराबर होता है। पथांतर 2d sin phi क्या होता है, n लैम्डा के बराबर होता है। अब जरा मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि 2d sin phi क्या हुआ, d क्या है, phi क्या है, उसे जरा समझिए। जैसे हम बात कर रहे हैं निकल क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल है तो आप जानते हैं कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें अलग अलग स्तर पाए जाते हैं अणुओं के, परमाणुओं के। तो जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भाई एक स्तर ये हो गया, देखो एक लेयर ये हो, इस लेयर में यहाँ पर अणु है, यहाँ पर है एक अणु, यहाँ पर है एक अणु, यहाँ पर है एक अणु, यहाँ पर है। ऐसा ही एक लेयर यहाँ पर भी कुछ रही होगी, एक अणु यहाँ पर हो गया, एक अणु यहाँ पर हो गया, यहाँ। इस तरह से आपको मालूम है कि भाई जो क्रिस्टल होते हैं उनमें इस तरह से जालक तल होते हैं, लैटिस होते हैं जिनमें अणु वितरित होते हैं। अब इसके जो दो जालक तल हैं, इन दोनों जालक तलों के मध्य की दूरी में मान लेता हूं d है। जो दो चालक तल हैं उनके मध्य की दूरी मैंने क्या मान ली, d। अब देखिए सपोज करो इलेक्ट्रॉन पुंज आया और इससे विवर्तित हो गया, ऐसे आया ऐसे गया, और ये जो विवर्तन कोण था ये अपन लोगों ने थीटा माना था। अगर मैं इस तरह से बात करूं तो ये θ/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, θ/2। ऐसे ही तो रहा होगा, आया और विवर्तित होके चला गया तो मैंने कह दिया कि भाई ये θ/2 हो गया और ये भी कितना हो गया, θ/2 हो गया। दोनों को मिला के मैंने कोण कितना कह दिया, भाई ये कितना है आपका थीटा। ओके, अब कोई दूसरा आया, वो दूसरा ऐसे आया, यहाँ टकराया और ऐसे विवर्तित होके चला गया। अब आपको ये तो दिख रहा होगा कि भाई दूसरे वाले ने डेफिनेटली ज़्यादा पथ तय किया है। जब दूसरे वाले ने ज़्यादा पथ तय किया है तो इसके और इसके पथ के मध्य कोई ना कोई अंतर होना चाहिए, और जो अंतर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पथांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, पथांतर। अब आप पूछो सर ये आपने अभी तो थीटा लिख रखा है और ऊपर आपने 2d sin phi लिखा है, तो फाई क्या है? फाई क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पुंज द्वारा इस जालक तल से बनाया गया जो कोण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। ये तो क्या है, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के मध्य का जो कोण क्या है वो थीटा है, और इलेक्ट्रॉन पुंज द्वारा जालक तल से बनाया गया कोण क्या है, फाई है। इसको अपन लोग क्या कह के चलते हैं, फाई कह के चलते हैं। तो जो मैंने 2d sin phi = n लैम्डा बताया है उसमें फाई यहाँ पर है, जो मैंने आपको यहाँ क्लियर करके बता दिया। अब यहाँ जरा हम पथांतर की बात करें तो पथांतर निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से लंब डाल दिया, लंब डाल दिया तो ये दोनों तो बराबर हो गए, ठीक है भैया। ऐसे यहाँ पर भी लंब डाल दिया तो ये दोनों बराबर हो गए। तो ये और ये जो एक्स्ट्रा दूरी ये तय कर रहे हैं, ये इन दोनों के पथ का अंतर हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पथांतर। भाई ये एक्स्ट्रा दूरी है और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पथांतर कह रहे हैं। बड़ी अच्छी तरह से इस पथांतर को आप लोग समझेंगे। देखो अब ये ऐसे आ रहा है और बिल्कुल इसके समांतर ही ऐसे आ रहे हैं, और ये दोनों जालक तल भी एक दूसरे के समांतर है। जब इसके साथ फाई कोण बनाया जा रहा है तो इसके साथ भी कितना बनाया जाएगा, फाई। ये फाई हो गया। अब जरा इसको देखो, ये मैंने अभिलंब ड्रॉ कर दिया, ये फाई है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या हो जाएगा,
90 माइनस 5। आराम से देखना भैया अच्छी तरह। ये 5 हो गया तो ये क्या हो गया 90 माइनस 5 हो गया। थोड़ा सा ये मिक्सअप हो गया, आपको क्लियर दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर। ये हो गया 90 माइनस 5। ये d है दूरी, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी d। देखना भैया अच्छी तरह से, हम पथांतर निकाल रहे हैं, ये है पथांतर हमारा, ये तो एक्स्ट्रा पथ है जो ये तय कर रहे हैं, तो भैया ये कितनी हो जाएगी d। इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं साइड में आपको दिखा देता हूं, आपके एक एक डाउट को मैं ट्राई कर रहा हूं कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिसके बाद हम आगे बढ़ें। देखो उसको मैं थोड़ा यहां करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये कौन अपन लोगों ने 5 कंसीडर किया है, ये भी क्या हो गया अपना 5 हो गया, और ये क्योंकि d थी तो इसको भी मैंने d कह दिया। क्लियर करके जा रहा हूँ सारी चीज़ों को, देखना भाई। ये मैंने कह दिया कि भाई 90 माइनस 5 है, यहाँ से ऐसे लंबा। अब ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया पथांतर, ऐसे ये भी हो गया भैया पथांतर। आराम से देखना। अब ये जो पथांतर है ना, इसको अपन कुछ भी कह देते हैं, जैसे आप सपोज करो अपन इसको x मान लेते हैं, मान लिया ये x है। अब जरा देखिए, आपको ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, लंब जिस पे बनता है वो आधार है, और ये बचा कोचा क्या है, कर्ण है। अब मुझे आधार और कर्ण, यानी कर्ण मुझे दे रखा और आधार निकालना है। और आप लोग जानते हैं लाल बटे कक्का से cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, तो आप लिखेंगे cos 90 माइनस 5 बराबर आधार कितना है x और कर्ण कितना है d। आएगा। अच्छा अच्छी तरह से देखिए, देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब जिस पे बना वो आधार, भाई आपने परपेंडिकुलर लंबी तो डाला था, ये क्या हो गया आधार हो गया, बचा कुचा क्या हो गया कर्ण हो गया। आधार को हमने x मान लिया, अब मुझे कर्ण दे रखा और आधार निकालना है, और आप जानते हैं कर्ण और आधार के मध्य cos थीटा संबंध बताता है, तो आपने लिखा cos 90 माइनस 5 बराबर आधार बटे कर्ण, और cos 90 माइनस 5 साइन 5 हो जाएगा, तो ये आ गया x अपॉन डी, ओहो x अपॉन डी, और यहाँ से x देखा तो क्या आ गया d साइन 5। आपने x देखा तो x कितना है d साइन 5, यानी ये जो हमारे पास आया वो क्या हो गया d साइन 5 हो गया। जब ये d साइन 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा भैया d साइन 5। अब देखो d साइन 5 प्लस d साइन 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2d साइन 5। तो अपन लोग कहते हैं ब्रैग समीकरण से पथांतर 2d साइन 5 होता है, वो किसके बराबर होता है n लैम्डा के। तो मैंने आपको पूरा पथांतर बहुत आराम से आसानी से निकाल कर यहाँ बताया है, उसको मैंने जूम करके भी साइड में आपको अलग से ड्रॉ करके बता दिया है, जिससे कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे और आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। तो आपने देखा कि भाई ये भी d साइन 5 आया था हमारा, ये भी d साइन 5 आया था, और d साइन 5 को हमने क्या कह दिया 2d साइन 5 इक्वल टू n। अगर मैं प्रथम कोटि के विवर्तन की बात करूं, यानी फर्स्ट ऑर्डर के डिफ्रैक्शन की बात करूं, प्रथम कोटि के विवर्तन के लिए ये जो n होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। जब n की वैल्यू 1 हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारे लिए क्या आएगा भाई, हमारे लिए आएगा 2d साइन 5 बराबर लैम्डा, 2d साइन 5 बराबर लैम्डा। आप बोलो सर ठीक है, अब d और फाई की वैल्यू बताओ। d की जो वैल्यू होती है निकल क्रिस्टल के जालक तलों के मध्य की जो दूरी होती है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। निकल क्रिस्टल के जालक तलों के मध्य की जो दूरी है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो फाई की वैल्यू है जब हम निकालते हैं, आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको उच्चिष्ट तब मिला था जब ये कोण 50 डिग्री का था, यानी ये पूरा का पूरा जो कोण है वो 50 डिग्री का। 50 में से θ/2 तो यहां से यहां तक का 25 रहा। देखना आराम से। अब मुझे फाई निकालना है, फाई निकालना है तो आप जरा इसको ढंग से देखें तो आप बोलोगे कि सर ये तो हमको 90 का दिख रहा है ना,
90 में से 25 ये रहा, तो 5 कितना बचा, 5 बचा, 90 माइनस 25, और 90 माइनस 25 आप करेंगे तो आएगा 65 डिग्री। तो डी की वैल्यू मेरे पास 0.91 एंगस्ट्रॉम हो गई, और जो फाई की वैल्यू है 1 सेकेंड, सॉरी, डी की वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉम और फाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 65 डिग्री आ गई। इन वैल्यूज को हम पुटअप करते हैं तो 2 इंटू 0.91 साइन 65 डिग्री, इसको आप सॉल्व करते हैं तो जो वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य आती है वो लगभग 1.65 एंगस्ट्रॉम आती है। आपने देखा तो कितनी आई वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्घ्य लगभग 1.65 एंगस्ट्रॉम आई। तो हमने जो डेविसन जर्मर प्रयोग अपना कंप्लीट किया, उसमें सबसे पहले तो हमने ये देखा क्या हमको विवर्तन कहीं दिखाई दे रहा है, तो उस विवर्तन को देखने के लिए हमने ध्रुवीय वक्र प्राप्त किए, रेडियल कर्व प्राप्त किए, और वहां हमने देखा कि हमको बिल्कुल विवर्तन के तीव्रता वक्र की तरह वक्र हमको मिल जाता है। फिर हमने उसका उपयोग करते हुए यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का मान निकाला, और तरंग दैर्घ्य का मान हमारे पास आ गया 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो डेविसन जर्मर प्रयोग है वो डी ब्रोगली परिकल्पना का सत्यापन करता है, अगर डेविसन जर्मर प्रयोग डी ब्रोगली परिकल्पना का सत्यापन करता है तो डी ब्रोगली परिकल्पना से जो तरंग दैर्घ्य आती है और डेविसन जर्मर प्रयोग से जो तरंग दैर्घ्य आती है वो लगभग समान होनी चाहिए। उसको हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि डी ब्रोगली परिकल्पना से हमने देखा तो किसी भी गतिशील इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य आती है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये आती है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। और मैंने आपको बताया था कि V का मान कितना है भैया, 54 वोल्ट, याद होगा आपको। तो 12.27 अपॉन अंडर रूट 54 एंगस्ट्रॉम, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉम आता। तो आपने देखा कि डेविसन जर्मर प्रयोग से हमने जिस तरंग दैर्घ्य का मान निकाला और डी ब्रोगली परिकल्पना से हमने जो तरंग दैर्घ्य का मान निकाला वो लगभग समान आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि डेविसन जर्मर प्रयोग किसको सत्यापित करता है, डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करता है। और जब डेविसन जर्मर प्रयोग डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करता है तो यहां से मुख्य से सत्यापित क्या हुआ, सत्यापित ये हुआ कि गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज से एक तरंग संबद्ध होती है। आप बोले सर कैसे होती है, तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, जब गति करेगा द्रव्य कण तो किसके रूप में करेगा, तरंग के रूप में, और जब किसी सतह पे टकराएगा तो किसका रूप होगा, कण का रूप। गति करेगा तो तरंग रूप, टकराएगा तो कण रूप। जैसे प्रकाश के रूप में हम बात करते हैं तो प्रकाश जब गति करता है तो तरंग रूप में करता है, और किसी सतह पे टकराता है तो कण रूप में टकराता है। तो जैसा कि हमने कहा प्रकाश के लिए, जैसा हमने बताया कि भाई उसकी भी द्वैत प्रकृति होती है, तरंगीय प्रकृति भी होती है, कणीय प्रकृति भी होती है, यानी गति करते समय तरंगीय प्रकृति, कि सतह पर टकराते समय कणीय प्रकृति। सेम यहाँ पर भी हम लोगों ने बात कर ली कि भाई जब आपका कोई इलेक्ट्रॉन पुंज गति कर रहा है तो उसकी कौन सी प्रकृति हो जाएगी, तरंगीय प्रकृति हो जाएगी, और जब वो किसी सतह पर टकराएगा तो कौन सी प्रकृति होगी, कणीय प्रकृति होगी। तो डेविसन जर्मर प्रयोग क्या करता है, ये बताता है कि गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज से एक तरंग संबद्ध होती है, यानी ये द्रव्य कण की द्वैत प्रकृति की व्याख्या करता है, या आप कह सकते हैं द्रव्य कण की तरंग प्रकृति की व्याख्या भी कर सकता है, या आप कह सकते हैं डेविसन जर्मर प्रयोग डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करता है। तो आपका ये चैप्टर नंबर 11 आज कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स करना, और मैं ट्राई करूंगा कि न्यूमेरिकल का वीडियो भी मैं आपको जल्द से जल्द अपलोड कर दूं। ओके बेटा, बाय फॉर टुडे क्लास।